अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फ़रहान खत्री है और मैं एज़ ENT स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है कि बच्चों की गर्दन में गिल्टियाँ बनने की क्या वजूहात होती हैं और उसका क्या इलाज होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों की गर्दन में गिल्टियाँ बनने की वजूहात। तो इसमें सबसे कॉमन जो वजूहात हैं उनमें बच्चों को जो सिंपल नज़ला ज़ुकाम होता है, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, वायरल नज़ला ज़ुकाम। और स्पेशली उन बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनमें किसी न किसी बच्चे को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनसे आपस में जो है वायरल इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से सिंपल अगर नज़ला ज़ुकाम है, बच्चे को नाक का इन्फेक्शन है या नाक बह रही है या साइनसेस का इन्फेक्शन है, तो उनकी वजह से जो है वो क्या होता है कि जो गर्दन की जो गिल्टियाँ हैं वो मल्टीपल साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है बढ़ सकती हैं वो। और यही मेन कॉमन कॉज़ है जिसकी वजह से ये मसला होता है बच्चों में। इसके अलावा जो कॉजेज़ होती हैं बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस के अलावा, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि नाक के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए या कान के कोई इन्फेक्शंस हो गए या गले के कोई इन्फेक्शंस हो गए। और इसके अलावा दांतों के कोई इन्फेक्शंस जो हैं, दांतों में सूजन आ जाए या दांतों मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उनकी वजह से भी जो है वो गले में गिल्टियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉज़ है उसमें जो है वो आपकी जो सर की स्किन है, जिसे हम स्कैल्प कहते हैं, उसके जो इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी जो है गर्दन में गिल्टियाँ बन सकती हैं। और गर्दन के पिछले वाले हिस्से में जो है गिल्टियाँ यूजुअली बनती हैं स्कैल्प के इन्फेक्शंस में। तो ये जो गिल्टियाँ हैं ये ज़्यादातर केसेस में जो है वो लिम्फ नोड्स होते हैं। ज़्यादातर केसेस में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स बेसिकली बॉडी का दिफाई मैकेनिज़्म होते हैं और बेसिकली ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं और जो जरासीम होते हैं उनके ख़िलाफ़ जिस्म को प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब इस तरह के कोई इन्फेक्शन होते हैं तो यूजुअली वो हमारे सामने जो अलामात हमारे सामने आती हैं उसमें ये लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट भी है। तो दो मेन कॉजेज़ मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक वायरल इन्फेक्शन बताया, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया आपको। अच्छा, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है वो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन भी कवर होते हैं, गले की पिछली दीवार के इन्फेक्शन भी कवर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब अगर तो किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो उसमें यूजुअली जो है कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और वो सेल्फ़ लिमिटिंग होता है। जैसे ही वायरल इन्फेक्शन ठीक होता है तो फिर जो गर्दन की गिल्टियाँ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में डिक्रीज़ कर जाती हैं और अपने नॉर्मल उसमें आ जाती हैं। इसी तरीके से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन हो गए या नाक के कोई इन्फेक्शन हो गए, उसमें यूजुअली जब आप किसी बच्चे के डॉक्टर को दिखाएंगे अपने बच्चे को, तो वो कोई एंटीबायोटिक देगा या कोई इस तरह की ट्रीटमेंट देगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा तो वो गिल्टियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइज़ में कम हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी होती हैं जिनकी वजह से जो है गले की गिल्टियाँ जो है वो बढ़ सकती हैं। उसमें जो है वो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये बीमारी भी वायरल इन्फेक्शन होता है और ये एक वायरस होता है, एब्स्टीन वायरस, जिसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शन होता है। तो इस बीमारी में भी जो है अक्सर देखा गया है कि गिल्टियाँ जो होती हैं गर्दन में वो बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं उनमें जो है वो ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, टीबी जो बहुत कॉमन है इंडिया पाकिस्तान में। तो टीबी अगर किसी मरीज़ को है तो उसकी वजह से भी जो है गले में जो लिम्फ नोड्स होते हैं या गिल्टियाँ होती हैं ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं साइज़ में, ठीक है। तो अगर तो ये बीमारियां हैं तो डेफिनेटली अगर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस किसी को है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके लिए ब्लड के टेस्ट वगैरह होते हैं, उनसे पता चलता है, उसका इलाज होता है, तो फिर वो जो है वो गिल्टियाँ ठीक हो जाती हैं। और इसी तरीके से जो अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है या टीबी का सस्पेक्ट कर रहे हैं आप किसी को, तो उसमें भी जो है हम जो है वो टीबी के कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं और वंस टीबी प्रूव हो जाती है तो फिर उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलस मेडिकेशंस दी जाती हैं और उसके बाद जो है वो गिल्टियाँ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं गले में गिल्टियाँ बनने की, जिसमें जो है कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से भी गले में गिल्टियाँ बन सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन्स होती हैं। इसके अलावा जो झटके लगते हैं, झटकों की कुछ मेडिसिन्स होती हैं और उन मेडिसिन्स के इस्तेमाल की वजह से भी जो है ये गिल्टियाँ जो हैं वो बन सकती हैं। तो अगर तो कोई इस तरह का रीज़न है तो उसमें वो दवाइयाँ जब आप बंद करेंगे तो वो गिल्टियाँ डेफिनेटली खुद ब खुद से नॉर्मल की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो
کچھ خطرناک بیماریاں بھی ہیں جن کی وجہ سے گلے میں گلٹیاں بن سکتی ہیں، اور اس میں جو ہے عموماً کینسرز آتے ہیں، کینسرز کی وجہ سے بھی گلے میں گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز جو اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں ڈیوریشن از ویری امپورٹنٹ، ڈیوریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو 2 ہفتے سے کم کی ڈیوریشن ہے کسی کی گردن میں گلٹیوں کی تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی کوئی اتنا زیادہ سیریس کاز بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کی گلٹیاں جو ہیں وہ 1 مہینے سے زیادہ ایکسٹینڈ کرتی ہیں، 1 مہینے سے زیادہ گلے میں رہتی ہیں گلٹیاں، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ورک اپ ہونا چاہیے اور اس کی ڈائگنوسس بننی چاہیے پراپر، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا وجوہات ہیں۔ تو ہم کینسر کی بات کر رہے تھے، جہاں تک کینسر کا مسئلہ ہے تو اس میں کچھ بیماریاں ہیں جیسے لیوکیمیا ہو گیا، لمفوما ہو گیا، اور ریبڈومایوسارکوما ہو گیا۔ اس طرح کی کچھ بہت سارے کینسرز ہیں جسم کے، جن کی وجہ سے جو ہے وہ گلٹیاں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں یا بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اگر ہوں گی گلٹیاں تو اس میں لانگ ڈیوریشن ہوتی ہے، اٹ ول لاسٹ فار مور دین 1 منتھ۔ اور اگر اس طرح کی کوئی گلٹیاں ہیں تو اس کو ظاہر سی بات ہے انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں اور پھر ان کا ورک اپ کیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے کازز آپ لوگوں کو بتائی ہیں تو سمپل لمف نوڈز جو گردن میں ہوتے ہیں ان کے بڑھنے کی کازز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کازز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گلے میں جو ہے وہ سویلنگز ہو جاتی ہیں، وہ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہوتا ہے ہمارے گلے میں بالکل سامنے کی طرف پڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی کبھی کوئی بیماریاں ہوں تو اس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو تھائرائڈ گلینڈ کی اگر سویلنگ ہو تو وہ بھی جو ہے وہ گلے میں ہی سامنے کی طرف بالکل پرومیننٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ سسٹ ہوتی ہیں جو بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں ہو سکتی ہیں۔ گلے میں کسی بھی ایریا میں جو ہے کہیں پہ بھی کوئی سسٹ کی ڈیولپ ہوتا ہے۔ سسٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، اس طرح پانی والی تھیلی جو ہے گلے میں کہیں بھی بن سکتی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ ایک کاز ہے گلے میں سویلنگ ہونے کے۔ اور اس کے علاوہ سویلنگ کی کازز ہیں، اس میں ہمارے جو سلائیوری گلینڈز ہیں، جو ہمارے گلینڈز ہیں جو تھوک بناتے ہیں، ان کے گلینڈز کی وجہ سے بھی سویلنگ ہو سکتی ہے۔ جیسے یہاں پہ گردن کے اس حصے میں ہمارے جو ہے وہ سب مینڈیبولر ایک گلینڈ ہوتا ہے جو تھوک بنا رہا ہوتا ہے، اس گلینڈ کی اگر کوئی بیماری ہے، جیسے اس میں کبھی کوئی پتھری آ گئی یا اس کے اندر جو ہے وہ کبھی کوئی سوجن ہو گئی، تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا اس کے اندر کوئی، تو اس کی وجہ سے بھی اس ایریا میں جو ہے وہ سوجن آ سکتی ہے گلے کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک پیروٹڈ گلینڈ ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ، دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے پیروٹڈ گلینڈ۔ اس پیروٹڈ گلینڈ کی اگر سویلنگ ہو تو یہ گردن میں کہیں اوپر کی طرف اس ایریا میں جو ہے وہ سویلنگز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ملٹیپل کازز ہیں سویلنگز کی، اور آپ کے لیے ایز اے پیرنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کے گلے میں کوئی سویلنگ نظر آ رہی ہے گردن میں آپ کو، تو آپ جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کا ورک اپ کروائیں اور اس کو ڈائگنوسس کروائیں اور اس کو ٹریٹ کروائیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور ویو مل گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔